तो क्लास 10th वालों, ये आ चुका है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका साइंस यानी कि विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। जी हाँ, आप लोग बहुत लगातार से कमेंट कर रहे थे कि हमारा मॉडल पेपर पूरा कंप्लीट कराइए फुल सॉल्यूशन के साथ। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर। और भाई इसके क्वेश्चंस आपके लिए इतने ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे कि ये तो आप पेपर के बाद ही मुझे बताओगे। एंड अगर आपने ट्रस्ट के साथ इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो भाई बहुत हेल्प आपकी हो जाने वाली है। सो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो एंड वीडियो को लाइक कर देना, और हम पूरे के पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से आपका साइंस विषय का मॉडल पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इसके क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में टोटल 23 क्वेश्चंस रहेंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 हैं। 75 अंक का आपका पूर्ण अंक रहेगा। ठीक है, 3 घंटे वही आपको समय मिलेगा। बाकी आपके जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे 1 से 5 तक 30 अंक के वस्तुनिष्ठ रहेंगे, 6 से 17 तक 2-2 नंबर के, 18 से 20 तक 3-3 अंक के प्रश्न। ठीक है, बाकी आपको आवश्यकता अनुसार स्वच्छ नामांकित आरेख बनाना है। और मैंने कहा कि यह एक प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको पूरे प्रोवाइड करा चुका हूं विद आंसर, आपकी बेहतरीन तैयारी भाई करवा चुका हूं। सो वीडियो जाकर के देख लेना। एंड हम स्टार्ट करते हैं आपके मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को, क्योंकि देखो ये उसका उद्धार करेगा जिसने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, उसका तो करेगा ही, साथ ही जिसने पढ़ रखा है ना भाई, उसकी तैयारी तो लेवल की हो जाएगी। ठीक है, लेवल की हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखते रहना। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न में आपके 6 अंक के सही विकल्प पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें ऑप्शन होते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन क्लोराइड हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण और जल बनता है। सो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, इसको याद रखना, यही इसका आंसर है। यहां पे मैं इसको टिक कर देता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है, मतलब धातुओं में कौन सा गुण नहीं होता है? विद्युत चालकता, भाई ये तो होता है, हमने पढ़ रखा है। तन्यता, ये भी होता है, धातुएं खींची जा सकती हैं। भंगुरता, हाँ 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 हाँ, यही नहीं होता है। यहाँ पे क्या पूछा गया? नहीं किया जाता है। तो भंगुरता का गुण धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। आघात वर्धनीयता तो धातुओं में होता है, क्योंकि धातुओं को पीट पीट के पतली चादरों के रूप में बदला जाता है, यही आघात वर्धनीयता है। तन्यता, इसको खींचा जा सकता है। विद्युत चालकता यानी कि विद्युत का चालन धातुओं में होता है। भंगुरता यानी कि धातुएं बिखरती नहीं है, टूटती नहीं है, इस तरीके से, है ना, ये अधातुओं का गुण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है अमीटर, जनित्र, मोटर, गैल्वेनोमीटर। भाई अमीटर तो कोई बैठ ही नहीं रहा है इधर, जनित्र मोटर हो सकता है, इसके बारे में सोचते हैं। तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक, ठीक है, विद्युत से यांत्रिक में बदले ये मोटर होती है, तो ये रहेगा आपका आंसर यहाँ पे मोटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? ठीक है, पूर्ण पाचन की बात करी गई है। छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत, बड़ी आंत यानी कि बृहद्रांत, और आमाशय, मलाशय। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत में क्या हो जाता है? अपने भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की बात कर रहा है, +1 सेंटीमीटर, माइनस या 2 या अनंत। समतल दर्पण की क्या होती है? फोकस दूरी अनंत होती है। ये मैंने त्रैमासिक में भी करवाया था, कई जगह पूछा भी गया। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की प्रक्रिया होती है अपचयन, उपचयन, उत्सर्जन या अवशोषण। तो श्वसन क्या है भाई? श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, और एक तरीके से कहें तो ये एक अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुका था इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में। ठीक है, तो देख सकते हो 2 अंकीय क्वेश्चन आपके हैं, 2 अंकीय क्वेश्चन आपके आगे हैं, उनमें ये क्वेश्चन मिलेगा श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए क्वेश्चन में 6 नंबर के आपके आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना खालिस्तान अभिक्रिया का उदाहरण है। तो शाक सब्जियां विघटित हो जाएंगी, वो कंपोस्ट में परिवर्तित हो जाएंगी, तो अपघटित हो जाएंगी एक तरीके से। ठीक है, तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको क्या आंसर में लिखना है? अपघटन। ठीक है, अभिक्रिया लिखा ही हुआ है। अगला है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक खालिस्तान है, तो ये तो सभी को पता है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक शक्ति का। ठीक है, तो क्या होता है भाई? वाट होता है। ठीक है, क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका मानव मस्तिष्क में सोचने वाला भाग खालिस्तान होता है, तो सोचने वाला जो भाग आपका होता है वो आपका सेरिब्रम होता है। ठीक है, सेरिब्रम इसको लिख सकते हो इस तरीके से, सेरिब्रम, इसको हिंदी में मस्तिष्क प्रांत कहते हैं। अगला है नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र होता है, तो नर यानी कि मेल के लिए बाई गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, अगर फीमेल की बात करी जाए तो उसके लिए एक्स होता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। अगला कह रहा है कि वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो लाइट की उपस्थिति में देख सकते हैं, यानी कि प्रकाश आप हिंदी में लिख सकते हो इसका आंसर। ठीक है,
वीडियो को लाइक जरूर से कर देना यार। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर आपको इसका आंसर लिख देना है। तो यहां पे आपके रिक्त स्थान और सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। देन हम देख लेते हैं आपके सही जोड़ियां, ठीक है ना। तो सही जोड़ियों में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मास्टर ग्रंथि, ठीक है। मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है मास्टर ग्रंथि। सो पीयूष ग्रंथि भी इसे कहते हैं। सो फर्स्ट की लास्ट से जोड़ी मिल जाएगी, ठीक है। इसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये पीयूष, ठीक है, आ सकता है। रक्त में शर्करा का नियमन, शर्करा का नियमन रक्त में इंसुलिन करता है, तो सेकंड का सेकंड लास्ट से, ठीक है। अगला आपका एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल। सो इसकी जोड़ी सिरके से मिल जाएगी, क्योंकि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो थर्ड से मिल जाएगी यहाँ पे लास्ट थर्ड की। द्रव अधातु जो है वो ब्रोमीन हमारी है, यानी कि चौथे की ब्रोमीन से मिल जाएगी। बाकी सरल रेखीय पथ जो कि किरण का होता है, प्रकाश की किरण सरल रेखीय पथ में होती है, तो पांचवे का जोड़े हो जाएगा। बाकी लास्ट संगमरमर जो है कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट से लास्ट का हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है कि सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 अंक के आते हैं और पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता सदैव शाकाहारी होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, हाँ, होते हैं क्या? तो प्राथमिक उपभोक्ता सदैव शाकाहारी होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं हमारे प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स शाकाहारी ही होते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य लगाएंगे, सत्य इस तरीके से एग्जाम में लिखोगे। अगला है तारों का टिमटिमाना परावर्तन क्रिया का परिणाम है, ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि तारों का टिमटिमाना जो है आपका परावर्तन का नहीं, अपवर्तन क्रिया का परिणाम है, ठीक है। तो अपवर्तन होता है तो सत्य लगाते, हमने असत्य लगाया, ठीक है, क्योंकि परावर्तन कहा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है, तो इसका सत्य लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, ठीक है। क्लोरो C, ये फ्लोरो F और कार्बन C, ठीक है। CFC का उपयोग अग्निशमन के रूप में किया जाता है, अग्निशमन के लिए किया जाता है। तो ये गलत है भाई, बिल्कुल से गलत है, क्योंकि CFC का यूज अग्निशामक के रूप में नहीं किया जाता। CFC का यूज जो आपके रेफ्रिजरेटर AC वगैरह हो गए इनके लिए किया जाता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, बिल्कुल सही है भाई, सत्य है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। वायु का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से अधिक होता है, तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक जो होता है सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो वायु का हीरे से अधिक नहीं होता है, ठीक है, तो असत्य लगाएंगे। बाकी 6 नंबर के आपके आते हैं, वाक्य शब्द में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, ठीक है। कार्बन की बात कर रहा है, तो कार्बन की अधिकतम संयोजकता 4 होती है, ठीक है। श्रृंखलन का गुण पाया जाता है कार्बन में, और अधिकतम 4, ठीक है। अगला है अभिकारक किसे कहते हैं? तो देखो 2 प्रकार की चीजें होती हैं, वे पदार्थ, ठीक है, अभिकारक की परिभाषा बता रहा हूं मैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, जो भाग ले रहे हैं वो अभिकारक हैं, और जो उससे बनेंगे उस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप वो उत्पाद हैं, ठीक है। इस अंतर को याद रखना बिल्कुल से, ठीक है। अभिकारक क्या है? वे पदार्थ वे लिखा है, ठीक है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, दिख रहा है ना, हाँ, भाग लेते हैं, ठीक है। और जो इसके परिणाम स्वरूप बनेंगे वो उत्पाद कहलाएंगे, ठीक है, इतना याद रखना है। रक्त दाब भाई किसे कहा जाता है? तो धमनी में जो हमारा रक्त प्रवाहित होता है, धमनी में प्रवाहित रक्त द्वारा दीवारों पर डाला गया जो दाब होता है, यानी कि हमारा मतलब देखो ऐसे हमारे अंदर क्या है, छोटी छोटी सी जो ट्यूब्स हैं प्रवाहित रक्त धमनियों में, ठीक है, उनके अंदर रक्त बह रहा होता है, उसके रक्त के द्वारा जो रक्त धमनी की दीवार पर जो बल लगता है ना, जो दाब लगता है, उसे रक्त दाब कहते हैं, ठीक है। सो ये आंसर आपको याद रखना है कि धमनी में प्रवाहित रक्त द्वारा लगाया गया दाब है ना, लगाया गया दाब क्या कहलाता है? बाकी आप लिख ही लोगे आगे कि रक्त दाब कहलाता है, ठीक है। अगला है कि जिस लेंस की फोकस दूरी 1 m हो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो 1 m है तो 1 डायोप्टर ही होगी, तो सीखे आप 1 D लिख सकते हो या फिर डायोप्टर लिख सकते हो पूरा का पूरा। अगला आपका वंशागति के प्रमुख नियम किसने प्रस्तुत किए? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, ठीक है, मेंडल, ये रहेगा आंसर। बाकी अगला कह रहा है कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो भाई 746 वाट होते हैं, तो आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन 6वें नंबर का आ जाता है, यहां से 2 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, और अभी तक वीडियो को हिट नहीं किया है ना, लाइक नहीं कराया ना, तो लाइक कर दो यार, ठीक है। 6वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए? अथवा कह रहा है कि अम्लीय वर्षा कब होती है, इसके कारण एवं प्रभाव लिखे, ठीक है। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, किस तरीके से आपको एग्जाम में रखना है, थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे। एंड देखो ये रहेगा आपका इसका आंसर, भाई सीधे हो जा। देखो
छठवें नंबर के प्रश्न का उत्तर देखो, थोड़ा लाइटिंग में आपको दिक्कत हो रहा होगा, बाकी देखो मैं थोड़ा करवा देता हूं, ठीक है ना, ये रहेगा। सो अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा, बाकी दिख रहा है ना, ठीक है तरीके से, ठीक है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि इनमें उपस्थित लैक्टिक एसिड जो होता है इन धातुओं से अभिक्रिया करके विषैली लवण जैसे कॉपर लैक्टिक एवं जिंक लैक्टिक बनाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तो आप इसको लिख पाओगे। बाकी अथवा का क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा क्या होती है ना, कब होती है, और इसके बारे में कारण प्रभाव आपको बताया गया, ठीक है। तो इससे क्षतिग्रस्त इमारतें होती हैं, पौधे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, इसके प्रभाव हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए, अथवा मैं कह रहा है कि मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, ठीक है। किस तरीके से संरचना बनाएंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा के दो उपयोग पहले तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि बेकिंग सोडा के इसे एंटीएसिड के रूप में पेट की अम्लता दूर करने के रूप में उपयोग किया जाता है। यह बेकिंग पाउडर ठीक है बनाने में उपयुक्त होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर को बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे आपके मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की, तो कार्बन के जो है 4 संयोजक होते हैं, तो हम ऊपर ही देख चुके हैं, और प्रत्येक हाइड्रोजन के CH4 हो गया जैसे, ठीक है। तो हम इसकी देखो मीथेन की बात कर रहे हैं, तो मीथेन यहाँ पे क्या होता है, इसका संरचना सूत्र CH4, तो इसकी संरचना बनाएं तो देखो कार्बन से आप क्या देखो CH4 H कितने हैं 4, ठीक है। इस तरीके से इसकी संरचना आप बना पाओगे, ठीक है, ये रहेगा। तो ये CH4 मीथेन की यहाँ पे क्या बन जाएगी, संरचना बन जाएगी। अगला आपका जिन शब्द समीकरण को संतुलित निम्न शब्द समीकरण को संतुलित करके समीकरण में लिखिए, ठीक है। ये आपको दिए गए, इसको समीकरण में लिखना है आपको, ठीक है। तो ये रहेगा आपका, इसका करेक्ट आंसर क्या है, जिंक है आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है। बाकी आपका ये जिंक सल्फेट है, ठीक है, ये दोनों मिल गए तो जिंक सल्फेट का निर्माण हो गया, बाकी हाइड्रोजन और आपका रिलीज होता है इससे, ठीक है। तो ये रहेगा आपका इसका करेक्ट आंसर यहाँ तक, बाकी आपका ये नहीं है, ठीक है, इतना ही है, ठीक है। आप देख सकते हो 8वीं का आंसर। बाकी अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त व संतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो ये रहेगा आपका संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण। देख सकते हो यहाँ पे संतृप्त का हो जाएगा मीथेन आपका, और इसका असंतृप्त का एथीन हो जाएगा, ठीक है। दोनों को आप बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, और अथवा में कह रहा है कि लैंगिक जनन किसे कहा जाता है, ठीक है। दोनों का आंसर दिखाऊंगा। तो हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम, तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है जिसमें खून की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये रहेगा इसका आंसर यहाँ पे। बाकी अथवा में आंसर लैंगिक जनन क्या है भाई, तो देखो वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों जीव भाग लेते हैं, और नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मज का निर्माण होता है, ठीक है। तो नए जीव का निर्माण होता है, यही है आपका, ठीक है, लैंगिक जनन, ठीक है। दो जीव भाग लेते हैं, नर और मादा दोनों संलयन करके एक नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन के, ठीक है। प्लांट्स हार्मोन जो है आपका साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन वगैरह के आपको कार्य याद रखना है, मैंने कंप्लीट करवाए हैं पूरे के पूरे वीडियोस में, ठीक है। सो इनके कार्य लिखना है, और आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है आपको लिखना है, ठीक है। सो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। तो ये रहेगा आपका आंसर यहाँ पे 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो कोशिकाओं के विभाजन को प्रोत्साहित करता है कौन, साइटोकाइनिन, और पत्तियों के वृद्धि विरोधी प्रभाव को कम करता है, और नई कलियों की वृद्धि में मदद करता है। तो ये साइटोकाइनिन के कुछ कार्य हो गए। बाकी आयोडीन जो है आपका, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, गोइटर नामक रोग होता है, घेंघा रोग, गलगंड रोग जिसे कहते हैं, ठीक है। सो ये इस रोग का नाम है। बाकी गोइटर इसे कहते हैं इंग्लिश में, और घेंघा रोग इसे कहा जाता है, ठीक है। तो आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसलिए ही दी जाती है क्योंकि आयोडीन नमक में होगा तो हमें आयोडीन की कमी नहीं होगी, और कमी नहीं होगी तो हमें रोग नहीं होगा, ठीक है। इसलिए थायराइड ग्रंथि के लिए जरूरी होता है। बाकी चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि ब्रायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है समझाइए। देखो इसका थोड़ा सा डायग्राम बना करके समझाओगे ना, नंबर कोई नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूं ना बिल्कुल तरीके से कैसे करना है, ठीक है। तो देखो ये रहेगा आपका इसका करेक्ट आंसर कि 11 के उत्तर में लिखा है इस तरीके से कि ब्रायोफिल्म की कलिकाएं यानी कि बडिंग है ना, बडिंग जो विधि होती है इसी के द्वारा इसमें प्रजनन होता है। इतना तो पॉइंट में याद रखो कि ब्रायोफिल्म में मुकुलन या बडिंग विधि द्वारा जनन होता है, प्रजनन होता है। अब ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कलिकायन होता है यानी कि मुकुलन होता है। इसकी पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं बनती हैं, ठीक है। इस तरीके से इसकी कलिकाएं बनती हैं। पत्थर चट्टा का आपने पौधा देखा होगा, वही ब्रायोफिल्म आपको बताता है, ठीक है। सभी ने देखा होगा लगभग, ठीक है। तो ये रहेगा आपका इस तरीके से, ठीक है, इसको लिख देना है। बाकी कह रहा है कि जनन क्यों आवश्यक है भाई, तो देखो जनन आवश्यक है क्योंकि इससे जीवों की जाति का अस्तित्व बना रहता है और नई संतानें उत्पन्न होकर के जीवन चक्र को जारी रखते हैं, इसलिए जनन आवश्यक है। ये दोनों आंसर देख सकते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस वही क्यों कहा जाता है भाई, तो क्यों कहा जाता है चलिए इसको देख लेते हैं। आंसर आपके सामने रहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें होता क्या है कि ये देखो सीधी सी बात इतनी याद रखना कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, और ये ऊर्जा को
एटीपी के रूप में संचित करके अपने पास रखता है, ठीक है, स्टोर है इसके पास, ठीक है, तो उसे अपने पास रखता है। सो इसलिए कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह, ठीक है। सो इसको याद रखना। बाकी अथवा में कह रहा है कि रक्त में प्लेटलेट्स के कार्य लिखिए। तो रक्त में प्लेटलेट्स के कार्य होते हैं भाई, रक्त में थक्का बनाना, घाव होने पर रक्त स्राव रोकना, ठीक है, खून को रोकना और थक्का बनाना, ये दोनों लिख सकते हो, बिल्कुल नंबर मिलेगा। अगला कह रहा है कि 13 नंबर में प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए और पारितंत्र किसे कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। देखो प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम है, मैंने आपको कंप्लीट वैसे भी करवा रखे हैं कि आपतन कोण का मान जो है परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है। आपतन किरण, आपतित किरण जो होती है, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तरह में होते हैं, यानी कि देखो इसका डायग्राम आपको पता होगा कि आपकी आपतित किरण होगी, ये अभिलंब हो गया आपका, ठीक है, और परावर्तित एक ही तल में है ना ये तीनों, ठीक है, ये 1 2 3 ये तीनों एक ही तल में है। ये दूसरा नियम है, पहला है ये परावर्तन, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, दोनों नियम कंप्लीट रखना। बाकी परितंत्र किसे कहते हैं भाई, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम भाई। तो अजैविक घटक और जीवित जीवों का वह समूह जो परस्पर ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान करता है, ठीक है। तो पारितंत्र एक तरीके से देखो जैविक और अजैविक घटकों का एक ऐसा समूह जो परस्पर ऊर्जा, मतलब एक दूसरे के लिए सबको जरूरत है भाई, है ना, तो इन्हीं का एक तरीके से समूह है ना, तो ये पारितंत्र है। अगला कह रहा है कि उत्तल दर्पण के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए, अवतल दर्पण की कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है, दोनों के अनुप्रयोग आपको लिखने को कहा गया है। सो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता ही देता हूं। तो देखिएगा इसका आंसर ये रहेगा, अवतल दर्पण के उत्तल दर्पण का उपयोग पिछला दृश्य यानी कि जो रियर व्यू मिरर होता है इसके रूप में किया जाता है। बाकी सुरक्षा उपकरणों में जैसे सड़क मोड़ों पर भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी अवतल की आप उपयोग देख सकते हो कि दाढ़ी बनाने वाले मिरर में और दंत चिकित्सक द्वारा दांत देखने में इसका यूज किया जाता है अवतल का, ठीक है, तो ये रहेंगे। बाकी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत लिखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। एंड अथवा में कह रहा है कि विद्युत संचरण के लिए प्राय किंतु धातु के तारों का उपयोग किया जाता है। सो 15 का उत्तर आप इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा आपको लिखनी है। तो जब किसी बंद परिपथ में विद्युत चुंबकीय मतलब चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये आंसर रहेगा आपका, ठीक है। बाकी अथवा में क्वेश्चन था आपका कि विद्युत संचरण में उपयोग होने वाली धातुओं कौन सी, तांबा, एल्यूमिनियम आप नाम लिख सकते हो, बाकी अदर हैं तो याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं और अथवा में कह रहा है कि सर्वाहारी प्राणी किसे कहा जाता है, ठीक है। सो दोनों का आंसर मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल से। देखो कायिक प्रवर्धन क्या है, तो किसी पौधे के अंग जैसे जड़, तना या पत्ती से नया पौधा उत्पन्न होना ही रीजनरेशन कहलाता है, ठीक है। वहां से एक तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं इसे, और वहीं से एक नया पौधा उत्पन्न हो जाए, जैसे कोई भाग उसका कट गया वहां पर तो उससे एक नया पौधा बन जाए, तो ये क्या है, कायिक प्रवर्धन है, ठीक है। बाकी पूछा गया था सर्वाहारी प्राणी किसे कहते हैं, तो भाई वे प्राणी जो पशु और पौधे दोनों का आहार करते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, भालू हो गया, शेर हो गया, ठीक है, तो ये होते हैं सर्वाहारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के 2 उपाय लिखिए और रक्त के 2 कार्य लिखिए, ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न है भाई, तो बिल्कुल से ध्यान से देख लेना। ये रहेगा आपका विकृत गंधिता से बचाने के 2 उपाय एंड अथवा में आपके रक्त के कार्य, ठीक है। तो उन्हें विकृत गंधिता से बचाना है तो कोई भी पदार्थ है उसे सूखी और ठंडी जगह पर रखा जाए, ठीक है, जो उसे प्रिजर्व करके उसको बचाया जा सकता है विकृत गंधित होने से, ठीक है। रक्त के 2 कार्य हैं कि ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का संचरण करता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। बाकी अगला है क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या हैं, किन्हीं 2 के नाम और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा आप आएगा इस बार, ठीक है, मैंने बता ही दिया है, क्वेश्चन उसी प्रकार के मैं दे भी रहा हूँ, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क के भागों के कार्य आप देख सकते हो यहाँ पे, अग्र मस्तिष्क वाला भाग जो है भूख और प्यास से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मध्य मस्तिष्क वाला भाग सुनने और देखने की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, और मस्तिष्क के मेड्यूला भाग द्वारा रक्तदाब वमन क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे इसके कार्य हो गए, ठीक है, भागों के। बाकी अथवा में क्वेश्चन था कि अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिनसे जिस शरीर में हार्मोन्स का स्रावण होता है, तो वह आपको उनके नाम लिखने थे 2 के, और उनके हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं उनको बारे में बताना था, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, शरीर की ग्रंथियां होती हैं जो कि विशेष प्रकार की ग्रंथियां जिससे हार्मोन का स्रावण होता है, ठीक है। और ये स्रावण क्या करते हैं, हार्मोन्स क्या करते हैं, शरीर में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और मानव शरीर में प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां इस प्रकार हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है, एड्रेनल, अग्न्याशय ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, डिंब ग्रंथि, ओवरी यानी कि, ठीक है। तो मेन याद रखना आप पिट्यूटरी, थायराइड, अपनी अग्न्याशय और पैराथायराइड, ठीक है, एड्रेनल भी रखना भाई, ये रहेंगे आपकी ग्रंथियां।
अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि वर्ण विक्षेपण किसे कहा जाता है, रेखा चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। वर्ण विक्षेपण इसे मैं पढ़ा चुका हूं आपको, तो ये रहेगा आपका इसका करेक्ट आंसर। देखो वर्ण विक्षेपण साथ ही आपको डायग्राम के साथ बताना है इसको। तो देखो जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर के, देखो ऐसे जब सूर्य का प्रकाश ऐसे गया और प्रिज्म से होकर के गुजरा, ठीक है, गुजरता है, तो प्रिज्म से निर्गत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में व्यक्त हो जाने की घटना को वर्ण विक्षेपण, ठीक है। जब देखो प्रिज्म है, उससे सूर्य का प्रकाश निकला, यहां से सूर्य की किरण गई और ये श्वेत था पहले, लेकिन फिर ये प्रिज्म से गुजरा तो पूरे 7 रंग दिखने लगे। यही इससे जो प्रक्रिया होती है ये वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और इसमें ये रंग दिखते हैं भाई, बेजानी, हपी, नाला, सभी को पता है ये तो, है ना, बैगनी, जामुनी, हरी, नीला, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। तो ये रहेंगे आपका इसका डायग्राम, इस तरीके से बना के आना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, इसके दोष का नाम लिख करके दूर करने के उपाय लिखिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, एक व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, इसका कारण हो सकता है कि उसको निकट दृष्टि दोष हो, क्योंकि उसे दूर की नहीं दिख रही है, यानी कि मायोपिया उससे हो सकता है। दोष के कारण क्या है, नेत्र गोलक का अधिक लंबा हो जाना, जिसके कारण क्या है, लेंस और रेटिना की दूरी, बीच की दूरी इसमें बढ़ जाती है, ठीक है। इसके उपचार के कुछ उपाय हो सकते हैं कि अवतल लेंस के चश्मे को लगा करके इसे ठीक किया जा सकता है। बाकी यही इसका आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और इसकी कोशिका के 2 कोशिकांगों के नाम लिखिए, ठीक है। ऐसा अलग तरीके से क्वेश्चन मिलाना, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। अब ऐसा नहीं कि सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि चित्र बनाइए केवल, नहीं, अब थोड़ा सा अलग तरीके से आएगा, ठीक है। तो देखो ये रहेगा आपका इसका डायग्राम, आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से बनाओगे जो कि बुक में दिया गया है। बाकी आप यहाँ पे इसके जो पार्ट होते हैं, डेंड्रॉइड्स यानी कि कोशिका द्रव्य वगैरह, ये कोशिका का है ना, तंत्रिकाक्ष है, द्रुमिका है, आपकी जो पार्ट होते हैं उसमें सभी लिखे हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। माइलिन हो गया था, ठीक है। बाकी इसके 2 कोशिकांगों के कार्य आपको लिखना है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक का आप लिख सकते हो, तो ठीक है। ये रहेंगे आपके दोनों के कार्य, ठीक है। अथवा मैं क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए, कोई 2 अंगों के नाम लिखिए, ठीक है। तो ये रहेंगे प्रतिवर्ती चाप का डायग्राम जो कि आपकी बुक में दिया गया है, और इसके कोई 2 अंगों के आपको कार्य नहीं नाम लिखना है, ठीक है। संवेदी तंत्रिका, मोटर तंत्रिका, मेरुरज्जु, इनके आप कार्य भी लिख सकते हो। बाकी आप देख सकते हो कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है संदेशों का केंद्र होती है, ठीक है। तो इसको याद रखना। बाकी अगला क्वेश्चन 21 नंबर में दिया गया है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य है ना, यानी कि किसी गाड़ी है जो उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 m है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 m की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। प्रकृति बतानी है, आभासी प्रतिबिंब है, स्थिति बतानी है, आकार ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बताओगे। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है आपको, R फर्स्ट दी गई है, R सेकंड दी गई है, ठीक है। तो ये आप देख लोगे यहाँ पे, ठीक है। वक्रता त्रिज्या हमारी R जो है 3rd दी गई है, ठीक है। 3 दी गई है, -5 है आपकी, ठीक है। इस तरीके से आप सबसे पहले फोकस दूरी निकालोगे। इसका सूत्र आपको F = R/2 पता होना चाहिए। फिर आपको दर्पण सूत्र पता होना चाहिए जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बाकी अपनी चीजें आप रखते रखते आप अपना आंसर यहाँ पर निकाल दोगे, और फिर आप इस तरीके से बता सकते हो कि प्रतिबिंब की दूरी जो है धनात्मक, इसलिए प्रतिबिंब का दर्पण पीछे बनता है, जो कि इसकी प्रकृति आभासी होगी, ठीक है। चूंकि लेंस उत्तल है, प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। ये परिस्थिति आप बता दोगे, बाकी आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि अभिसारी लेंस क्या है और एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। सो दोनों का आंसर बता रहा हूं भाई। सो देख सकते हो ये रहेगा आपका अथवा नंबर के प्रश्न का उत्तर। देखो अभिसारी लेंस क्या है, तो अभिसारी लेंस वह लेंस होता है, ये नंबर का आंसर दिया गया ना, ठीक है। ये का आंसर दे रहा हूं, ठीक है। ये रहेगा अभिसारी लेंस वह लेंस होता है जो प्रकाश की समानांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करता है, यानी कि उन्हें इकट्ठा करता है एक बिंदु पर, ठीक है। अभिसारी लेंस कहलाता है, ठीक है। अभिसारी और अपसारी में अंतर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये रहेगा। और मुख्य बिंदु में याद रख सकते हो कि उत्तल लेंस की फोकस लंबाई धनात्मक होती है, इसका उपयोग आवर्धक, कांच, कैमरा, चश्मे आदि में किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं इसकी। तो बाकी बी में है वक्रता त्रिज्या के बारे में पूछा गया है ना, इसकी दी गई है फोकस दूरी याद करनी है भाई। F = R/2 का सूत्र पता होना चाहिए भाई। अब R दी गई है 20, तो भाई आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आपका कंप्लीट फोकस दूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड लास्ट है, 22 नंबर क्वेश्चन है भाई। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। अथवा में कह रहा है कि खुले व बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। सो सबसे पहले तो आप यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र को देख लोगे, ये रहेगा इसका कंप्लीट डायग्राम। एंड अपनी बुक का जो दिया गया है उसको बिल्कुल से देख लेना, वो चीजें हैं यहाँ पे। बाकी जो ग्रंथियां हैं वो दी गई हैं आपको, जो आपके पार्ट्स वगैरह होती हैं यहाँ पे देख सकते हो आप, सब कुछ आपको बिल्कुल से दिया गया है। बिल्कुल यही बना करके 1-2 बार चले जाना, बन जाएगा, ठीक है। बाकी अथवा में था खुले व बंद स्टोमेटा का आपको चित्र बनाना था, इस तरीके से आप बना सकते हो। ये खुला हुआ है, ये बंद है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे इस पे प्रकाश पड़ता है तो ये खुल जाता है, बाकी रात में ही बंद हो जाते हैं ज्यादातर कहें तो, ठीक है। ये रहेगा आंसर। इसमें गार्ड सेल वगैरह होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से कर दो, इसका आंसर भी बता रहा हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग लिखिए, ठीक है। सूत्र लिखना है सबसे पहले तो इसका। तो इसका सूत्र इस तरीके से आप लिखोगे, देखो सूत्र लिख लूँ मैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि
POP का, तो CaSO4 इंटू 1/2 H2O, ठीक है, यही इसका सूत्र होता है, H2O है, ठीक है, इसको बिल्कुल से याद रखना। और इसके उपयोग दिए गए हैं कि मूर्तियां, खिलौने, चौक, सजावटी नमूने बनाने में, टूटी हड्डी जोड़ने के लिए, ठीक है, अग्निरोधक सामान बनाने में, ठीक है, दांत लगाने के लिए, सांचे बनाने में, सींचे नहीं है, सांचे बनाने में, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे आपका इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का वर्क के साथ इसका रहेगा क्या आपका सूत्र, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन व अपमार्जक में कोई 4 अंतर लिखे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई। सो देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये रहेगा आपके, देख सकते हो, ठीक है, साबुन और अपमार्जक में 4 अंतर आपको दिए गए हैं, बिल्कुल से याद कर सकते हो। चलो तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कराया है मैंने, तो वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। एंड अदर जो वीडियोस डले हुए हैं चैनल पर जाकर के देखो, आपकी बहुत ज्यादा बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। सिलेबस वगैरह भी देख लेना हर एक सब्जेक्ट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।